तो आज से मैं इस न्यू सीरीज को भी शुरू करने वाला हूँ और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लो, क्योंकि इस सीरीज का एम से 1 नंबर का फॉरवर्ड है। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वोल्केनो एरप्शन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें बताया जाता है 200 साल पहले इस ब्लू स्टार प्लेनेट पर स्पिरिचुअल एनर्जी का जन्म हुआ और उसके बाद एक कैटास्ट्रोफी आया जिसकी वजह से इंसानों ने ओशन और मून को खो दिया और उसके बाद यहाँ पर डीमंस पे अफेयर होने लगे और अब ये डीमंस इंसानों के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है और हम देखते हैं उन डीमंस ने एक सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग वही जगह पर मारे जा चुके होते हैं और काफी सारे लोग उन डीमंस से बचते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। और उसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने मुंह से आग निकल रहा होता है और उसके नीचे की तरफ हम कुछ इंसानों को देखते हैं, वो डर के मारे मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। और इसके बाद हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, ये एक लावा जाइंट डीमन है और उसके बाद हम एक ट्रक को काफी तेज से वहीं पर आते हुए देखते हैं और उस ट्रक के अंदर से कुछ लोग बाहर आने लगते हैं और उसके बाद उनका लीडर कहने लगता है, सभी लोग जल्दी करो, हमें सिविलियंस की मदद करना होगा, जल्दी से आग बुझाने के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह हम एक बंदे को देखते हैं जो सो के अभी उठा होता है और वो लीडर उस बंदे से कह रहा होता है, जय जल्दी करो, तुम यहाँ पर मिशन पर हो, यहाँ तुम ऐसे केयरलेस नहीं हो सकते। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, मैं समझ के अंकल वे। और ये बंदा ही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम जे है। और उसके बाद वो भी अपने काम पर लग जाता है। तभी एक बंदा उससे कहने लगता है, ब्रदर जे तुम कल रात क्या कर रहे थे? क्या तुमने कल रात फिर से इंटरनेट कैफे में पूरा रात गुजार दिया? ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, अपनी बकवास बातें बंद कर। और वो बंदा रिप्लाई में कहने लगता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था ब्रदर जे, तुमने उस बड़े एग्जाम में टॉप स्कोर किया था और तुम साथ में इतनी सारे पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? ये सुनने के बाद जे उसे जवाब देते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये काम करना पसंद है? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझे पैसा दोगे? तभी उनका कैप्टन वहाँ पर आते हुए कहने लगता है, सब लोग शांत हो जाओ और सीरियस हो जाओ, अगर तुम लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम लोग को यहाँ पर एक फुल टाइमर बना दिया जाएगा और तुम लोग को यहाँ पर एक अवेकनिंग जीन इंजेक्टर हासिल करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद कैप्टन जे से कहने लगता है, तुम्हारे हर परफॉर्मेंस को एवोल्यूशन शीट पर रिकॉर्ड किया जाता है, अगर तुमने यहाँ पर लोगों को बचाया तो तुम्हें एक फुल टाइमर बना दिया जाएगा। ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, मैं यहाँ पर एक फुल टाइमर बनने के लिए लोगों को नहीं बचाऊंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन थोड़ा हैरान होते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें फुल टाइमर नहीं बनना है तो क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 चैप्टर 2 के अनुसार अपने लोगों को बचाए तो आपको रिवॉर्ड में 200 युआन दिया जाएगा और इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है और ये सभी इंटर्न्स पर भी लागू होता है। ये सुनने के बाद वो कैप्टन उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है, तुम बच्चे 200 युआन के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? और उसके बाद वो कैप्टन सभी लोगों से कहने लगता है, क्या सभी लोगों को ये याद है, यहाँ पर तुम लोगों को दूसरों को ही नहीं खुद को भी बचाना है और जब तक तुम लोगों में हिम्मत है उन मॉन्स्टर का दर्द का सामना करना, उन मॉन्स्टर का शिकार करना डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट का है, इसीलिए कोई भी उसमें अपना टांग नहीं अड़ाएगा, ये तुम लोगों का बिजनेस नहीं है। और वो सभी लोग आग बुझाते हुए कहने लगते हैं, हम समझ गए कैप्टन। और तभी एक बंदा अपने सामने की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है, कैप्टन हमारी तरफ कोई आ रहा है। और हम देखते हैं वो एक औरत है जो उनके पास आते हुए कहने लगता है, मेरा बच्चा उस बिल्डिंग के अंदर फंस गया, मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है। ये देखने के बच्चे अपने कैप्टन से कहने लगता है, डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? क्या अब तक उस 3rd टियर का लावा जाइंट मॉन्स्टर को नहीं मारा है? इस पर कैप्टन जवाब देते हुए कहने लगता है, डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट का मेन फोर्स बाहर मिशन पर गया है, इसलिए मदद आने में देर होगा। और अभी जो लड़की उस डीमन के साथ फाइट कर रहा है वो डीमन एकेडमी का एक जूनियर है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद अपना मार्क्स उतारने लगता है और उसके बाद वो औरत कहने लगता है, मेरा बच्चा उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में है। और तभी जे कहने लगता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं बचाऊंगा उस बच्चे को, तुम लोग उस बच्चे को मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग यहाँ का हैंडल कर लेना। और ये कहने के बाद काफी तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। ये देखने के बाद वो कैप्टन जे को रोकते हुए कहने लगता है, जे क्या तुम मरना चाहते हो? अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन जे अपने कैप्टन की बात नहीं मानता है, वो उल्टा कहने लगता है, कैप्टन मेरा 200 युआन तैयार रखना, मैं आके कलेक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन बस उसे जाते हुए दिखने लग जाता है और उसके बाद वो अपनी टीम की मेंबर से कहने लगता है, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जाके आग बुझाओ। और इस तरह जे काफी तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है और उसके बाद जे एक दरवाजे को लात मार के तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये 200 युआन कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी ऊपर से एक अटैक काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो जल्दी से वहाँ से हट के बच जाता है और उसके बाद वो अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो एक सोनिक अटैक था। और हम उसके सामने की तरफ देखते हैं, वो लड़की और वो डीमन एक दूसरे के साथ काफी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और जे उनकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये लावा जाइंट डीमन सोनिक अटैक कर सकता है। और ये लड़की क्या डीमन एकेडमी से है? तो ये होता है जिन वॉरियर का पावर, ये तो काफी अलग ही लेवल पर है। और तभी उसे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से उठ के उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और कुछ देर जाने के बाद उसे अपने सामने एक बच्चा दिखाई देता है और उसके बाद वो उस बच्चे से कहने लगता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और तभी उस बिल्डिंग का टूटा हुआ मालबा उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता है और जी ये देख लेता है और वो जल्दी से जाकर उस बच्चे को उठा के वहाँ से बचा लेता है। और उसके बाद वो उस बच्चे से कहने लगता है, डरो मत बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा साथ है। और ये कहने के बाद अपना मास्क उतार के उस बच्चे को पहना देता है
और उसके बाद उस बच्चे से कहने लगता है मुझे कस के पकड़ लो, और फिर तेजी से उस बिल्डिंग से निकलने लगता है। और इस तरह बाहर उनकी टीम ने ऑलमोस्ट आग बुझा दिया होता है और वहाँ की धुआं हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि जे वहाँ पर पहुंच चुका है उस बच्चे को लेकर। ये देखने के बाद उसके सारे टीम मेंबर काफी ज्यादा खुश होते हैं और खुश से उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और इस तरह बिल्डिंग के अंदर उस लड़के और डीमन को हम खतरनाक फाइट करते हुए दिखते हैं। वो लड़की उस मॉन्स्टर से बचते हुए ऊपर की तरफ जंप कर देता है और उसके बाद काफी तेजी से नीचे की तरफ उसके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो मॉन्स्टर भी ये देखने के बाद अपने मुंह से आग निकलने लगता है और उसके बाद दोनों की क्लैश की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी उसका पीछे करने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर एक दीवार की तरफ भाग के जाने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़की घबराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर अपने फायर पावर से उस दीवार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स होने लगता है। और ये देखने के बाद कैप्टन और उसकी साथी काफी तरह घबरा जाते हैं और उसका मलबा जे के ऊपर भी गिरने वाला होता है। और ये देखने के बाद कैप्टन और उनके सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और जे भी ये देखने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है आखिर ये क्या है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए उस बच्चे को उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से तो वो बच्चा तो बच जाता है लेकिन जे नहीं बच पाता। वो सारा मलबा जे के ऊपर गिरने लगता है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स होने के बाद वो लोग वहाँ पर आते हुए जे को ढूंढने लगते हैं। तभी जे उन्हें एक जगह पर दिख जाता है जो बहुत सारे मलबा के बीच में दबा होता है और उसके सीने में एक रॉड भी घुस गया होता है और अब तक उसमें थोड़ा जान बचा होता है। और वो कह रहा होता है लगता है मैं सचमुच एक हीरो बन गया और मैंने 200 युआन भी कमा लिया, लेकिन अब इसका क्या फायदा जब मैं ही नहीं रहूंगा। लेकिन तभी वो लड़के वहाँ पर आते हुए जे से कहने लगता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। और जे उस लड़की को देखने के बाद कहने लगता है क्या ये कोई एंजल है। और इसके बाद हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, इसका नाम जंग जूली है। और अपने एमसी को मरते मरते उस लड़की का कीमती खजाना दिखाई देने लगता है और उसके बाद वो उस लड़की से कहने लगता है तुम्हारा ये पिंक पिगी काफी अच्छा है। ये सुनने के बाद वो लड़की गुस्सा होते हुए कहने लगता है कितना फरबट है, लेकिन तभी वो देखता है कि अपना एमसी थपक चुका है। ये देखने के बाद वो लड़की परेशान होते हुए कहने लगता है ए जागो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन अपनी एमसी की किस्मत इतनी अच्छी है कि मरते मरते भी एक कीमती चीज देख के चला गया। और नेक्स्ट सीन में हम जे को पानी में डूबते हुए दिखते हैं और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है तो मौत की फीलिंग ऐसी होती है, फाइनली मैं एक अच्छी नींद ले सकूंगा, अब मैं शांति से आराम कर सकता हूँ। लेकिन एनिंग की इंटरनेट स्पीड का क्या और टेंटेन का क्या होगा, टेंटेन का वाइटल डिजीज कब तक रह सकता है। और ये टेंटेन उसकी बहन का नाम है और वो अपनी बहन को याद करते हुए कहने लगता है मैं मर नहीं सकता, मैं अभी भी जीना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो पानी के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है और इस तरह हम देखते हैं उसका ऑपरेशन हो रहा होता है और डॉक्टर्स उसकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है और उसकी ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुका है और लगातार खून भी बह रहा है, ये लड़का अभी मर चुका है। और एक डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कह रहा होता है 9:44 पर इसकी हार्ट बीट रुक चुका है, अब इसका मौत कंफर्म हो चुका है। और ये सुनने के बाद कैप्टन और उसके साथी काफी दुखी हो रहा होता है उसके लिए। और कैप्टन कहने लगता है मुझे माफ करना जे, मैं तुम्हारा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाया। और इन सभी बातों को जे सुन पा रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है ए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाया जा सकता है, ए तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद उसे कोफिन में डाल के जलाने के लिए डाल देता है और अब उसकी बॉडी जलने लगती है। और ये देखने के बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है अब मैं पक्का मरने वाला हूँ, अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, अब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा है। और एक जगह पर हम पानी को टपकते हुए देखते हैं और उसके बाद हम जे को देखते हैं, वो वहाँ पर पहुंच चुका होता है और वो अपने आसपास देखते हुए कहने लगता है आखिर मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। और तभी उसकी नजर उसकी पेंडेंट की तरफ जाता है और वो कहने लगता है ये तो मेरा पेंडेंट है, 10 साल पहले जिनसिंग में एक डिजास्टर आया था और उस वक्त मुझे ये रूइन में मिला था, मैंने इस चीज को अपने परिवार की निशानी के तौर पर रखा था, क्या ये चीज एक ट्रेजर है। और ये कहने के बाद वो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो बहुत गर्म होता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो छूट जाता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर ये चीज क्या है। और तभी वहाँ का पानी ऊपर की तरफ आने लगता है और वो पेंडेंट एक बड़ा सा पेड़ में तब्दील हो जाता है। ये देखने के बाद तो जे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो कहने लगता है आखिर ये पेड़ अचानक से यहाँ कैसे आ गया और ये पेड़ इतना अजीब क्यों है। और उसे टच करने के बाद वो कहने लगता है ये तो एक डिमोनिक ट्री है। और उसने जिस जगह पर हाथ रखा वो जगह क्रैक होकर वहाँ से काफी तेज एनर्जी निकलने लगता है। ये देखने के बाद तो वो हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर ये दोबारा से हो क्या रहा है। और वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाके एक वॉल का फॉर्म ले लेता है और वहाँ पर एक आवाज कहने लगता है डीमन एक फेक फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड डीमन, फ्लेम डीमन, डिमोनाइजेशन का कोर्स, दूसरों को रुलाना। ये सुनने के बाद ये कहने लगता है फ्लेम डीमन का कॉन्ट्रैक्ट आखिर ये क्या है। और तभी वो गोल्डन लाइट उसके अंदर जाने लगता है और वो आवाज कहने लगता है कोर्स पे हो चुका है, फ्लेम डीमन जिन इंजेक्ट हो चुका है, फ्लेम डीमन स्पिरिट बॉर्न हो चुका है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इस तरह हम कैप्टन को देखते हैं उसने जे की याद में अगरबत्ती की जगह बहुत सारी सिगरेट को जला दिया है। और तभी वो बंदा जो एसेस को निकालता है वो देख के हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर यहाँ क्या गड़बड़ है।
और उसकी इन बातों को सुनने के बाद कैप्टन भी कहने लगता है, ये तुम इतने हैरान क्यों हो? और उस डेड बॉडी जलाने वाली जगह पर फिर से आग लग जाता है। ये देखने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होता है और कैप्टन अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो साउंड कैसा है? ये तो एक इंसान की दिल की धड़कने की आवाज है। और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे भटक जाते हैं। और उसके बाद कैप्टन खुद को संभालते हुए वापस से उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं जे अपने मुंह से आग निकलते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? और हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी से आग निकल रहा होता है और वो कहने लगता है मुझे अभी भी बचाया जा सकता है। और ये कहने के बाद वो कैप्टन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी मैकेनिकल चीजें होता है। अब उसे सीधा हॉस्पिटल में होश आता है और होश आने के बाद वो कुछ देर बिले को याद करता है जब उसके अंदर वो एनर्जी घुसा था। और ये रियलाइज करने के बाद उठते हुए वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। वो कह रहा होता है, ये ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है, इसलिए तुम हिलना मत। और ये सुनने के बाद जे उस लड़की की संतरे की तरफ देखने लगता है और उसके बाद उसकी नजर अपने हाथों की तरफ जाता है। वो मशीन जे को एक मैकेनिकल हैंड लगा रहा होता है और वो लड़की जे की मैकेनिकल हैंड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, पैनिक मत करना, तुम मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस आ पाए हो। ये सुनने के बाद जे उससे पूछने लगता है, ये कौन सी जगह है, तुम कौन हो? और वो लड़की बताने लगता है, ये हाउटियन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है और मैं यूनियन इस लेबोरेटरी का इंचार्ज हूँ। वो याओली था जो तुम्हें यहाँ पर लाया। और ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, अच्छा तो ऐसा हुआ था। और उसके बाद यूनियन जे से कहने लगता है, तो ठीक है, तुम जरा अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करना। और ये सुनने के बाद जे अपनी मैकेनिकल हैंड को ऊपर की तरफ उठाने लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, मेरा हाथ तो एकदम मैकेनिकल बन गया। और डॉक्टर यूनियन कहने लगता है, ये एक लेटेस्ट मैकेनिकल आर्म है। इसकी पिछले ओनर ने इसे 10 kg T90 एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। इसका पिछला ओनर अब राख में बदल चुका है, लेकिन ये अभी भी सलामत है। और जे अपनी न्यू मैकेनिकल हैंड को देखते हुए काफी खुश होता है और वो कहने लगता है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन ये याओली कौन है और वो मेरी मदद क्यों करेगा? ये सुनने के बाद डॉक्टर यूनियन कहने लगता है, वो हाउटियन बायोलॉजिकल ग्रुप की तीसरी बेटी है, जंग जूली, क्या तुम उसे जानते नहीं हो? और ये सुनने के बाद उसे वो लड़की याद आता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, अच्छा तो उस डिवाइन लड़की ने मेरी मदद की। और उसके बाद डॉक्टर यूनियन उससे कहने लगता है, तुम तो बहुत ही लकी हो, तुमने तो फ्लेम एबिलिटी को अवेकन करते ही जिन लोगों को भी अनलॉक कर दिया। ये सुनने के बाद जे उससे कहने लगता है, मैं तो पहले ही जिन अवेकनिंग में फेल हो गया था, तो अब ये कैसे हुआ? और ये सुनने के बाद डॉक्टर यूनियन कहने लगता है, लेकिन तुम पहले ही अवेकनिंग स्टेट पर थे, तुम कल्टिवेशन करके अपनी बॉडी को मेंटेन करना और जिन वॉरियर की बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करो। और जिन ये सुनने के बाद अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है, बेसिक प्रिंसिपल? और उसके बाद डॉक्टर यूनियन बताने लगता है, 200 साल पहले स्पिरिचुअल एनर्जी का जन्म होने के बाद इस दुनिया पर 12 स्प्रिंग्स अपीयर हुए और उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स ने उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद स्पिरिट्स में इवॉल्व हो गए और उसके बाद इस दुनिया पर धीरे धीरे हावी होते गए, जिसकी वजह से इंसानियत खत्म होने वाला था। लेकिन कुछ साल के बाद इंसानों के साइंटिस्ट ने जिन लोग को अनलॉक कर लिया और उसके बाद उन्होंने अवेकनिंग जिन इंजेक्टर डेवलप किया, जिसे ऑर्डिनरी लोगों को दिया गया। इंसानों की जिन अवेकनिंग होते ही इंसान जिन वॉरियर बन गए और उसके बाद स्पिरिट से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते गए। हालांकि इंसानों ने जिन लोगों को अनलॉक करके पावर्स हासिल की, लेकिन उन्होंने इसकी एक कीमत भी चुकाई। ये सुनने के बच्चे हैरान होते हुए कहने लगता है, कीमत चुकाई? लेकिन कैसे कीमत? और उसके बाद डॉक्टर यूनियन इसके बारे में बताने लगता है, एग्जाम्पल के लिए डिमोनिक स्कार डिजीज। ये सुनने के बच्चे थोड़ा मायूस होते हुए कहने लगता है, डिमोनिक स्कार डिजीज, इसके बारे में मुझे बताए। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये बीमारी मेरी बहन को भी है। अगर कोई डिमन कॉन्ट्रैक्टर कीमत चुकाने में फेल हो जाता है तो उसकी बॉडी में वो डिमोनिक स्कार आ जाएगा और जब इस बीमारी का असर शुरू होता है तो ऐसा लगता है मानो उसकी बॉडी को कोई चीर रहा हो और उसकी हड्डियों को भी कोई मरोड़ रहा हो। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। और ये सब सोचने के बाद वो डॉक्टर यूनियन से कहने लगता है, ये डिमोनिक डिजीज कैसे ठीक हो सकता है? और इसके जवाब में डॉक्टर यूनियन कहने लगता है, इस डिजीज को ठीक नहीं कर सकते, अब तक ऐसा कोई दवाई नहीं बना जो इसे ठीक कर सके। अगर कोई इसका इलाज है तो वो गिरे हुए उस डिमन सिटी में हो सकता है। ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, क्या वो गिरा हुआ डिमन सिटी? और डॉक्टर यूनियन हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जगह पूरी डिमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ है, वहाँ पर डिमोनिक स्पिरिट को नरिश किया जाता है, शायद वहाँ पर इस बीमारी को ठीक करने का कोई इलाज हो सकता है। ये सुनने के बाद जे को अपनी बहन को ठीक करने का एक होप नजर आता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर ये सच है तो मैं टिनटिन को ठीक कर सकता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर यूनियन कहने लगता है, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब ये तुम्हारे हाथों में है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। और ये सुनने के बच्चे वहाँ से निकलते हुए कहने लगता है, तुम तैयार रहना, मैं बहुत जल्द यहाँ पर वापस आऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हम रोड की तरफ देखते हैं और जे भी पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो अभी भी अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और वो कहने लगता है, इम्प्रेसिव, अगर इसे ध्यान से ना देखे तो ये एक नॉर्मल हैंड की तरह ही दिखाई देता है। इन दिनों ऐसे ही मेरा अवेकनिंग हो गया और मुझे एक मैकेनिकल हैंड भी मिल गया। आंटी एनिंग और टिनटिन मेरे लिए चिंता कर रहा होगा, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। और ये कहने के बाद वहाँ से भाग के जाने लगता है और वो कहने लगता है एनेस्थीसिया का असर खत्म होने जा रहा है, अब थोड़ा सा दर्द होने लगा है। के बाद वो अपने घर के सामने पहुंच जाता है
और वो अपने घर के सामने बहुत सारे बीर को जमा हुआ दिखता है। ये देखने के बाद वो हैरान होते हुए सोचने लगता है आखिर मेरे घर के सामने इतने सारे बीर जमा क्यों हुआ है। और इस तरह हम सुअर जैसा आदमी को देखते हैं। वो कह रहा होता है तुम लोग बिजनेस करते हो फिर भी अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करते हो। मैं तुम लोग को अपने अंडरवेयर ढोने के लिए 300 दूंगा, क्या ये काफी नहीं है। ये सुनने के बाद आंटी एनिंग कहने लगता है मुझे माफ करना लेकिन हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। ये सुनने के बाद वो सुअर हंसते हुए कहने लगता है अगर तुम लोग का ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो तुम लोग किराया भी नहीं दे पाओगे। और उस सुअर का समझा कहने लगता है अगर तुम लोग बिजनेस नहीं करना चाहते तो यहाँ से जल्दी से चला जाओ, ये जगह मेरे ब्रदर वांग को चाहिए। ये सुनने के बाद टिनटिन उन्हें मारने के लिए अपना झाड़ू उठाते हुए कहने लगता है साले बड्डे सुअर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मार मार के बुरी हालत कर दूंगा तुम लोगों की। लेकिन वो सुअर टिनटिन की झाड़ू को पकड़ लेता है और उसके बाद कहने लगता है छोटी लड़की तुम काफी ताकतवर हो लेकिन दूसरों को झाड़ू से मारना यह अच्छी बात नहीं है। और टिनटिन कहता है जल्दी से छोड़ दो उसे। लेकिन वो सुअर तो उसे ही उठा लेता है और कहने लगता है तुम्हारी बड़े भाई के पास एक बहुत बड़ा चीज है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो बुरा मत मानना। ये देखने के बाद टिनटिन कहने लगता है मुझे छोड़ दो कुत्ते कमीने सुअर। लेकिन तभी पीछे की तरफ उस सुअर के बंदे को कोई पंच मार के दूर फेंक देता है और हम देखते हैं वो अपना MC जे है। ये देखने के बाद उस सुअर के साथी जे के ऊपर काफी तरह गुस्सा होने लगता है और जे भी काफी गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है साले कमीने तुम लोग बाहर में जाओ। और एक गुंडा उसके ऊपर पंच मारने के लिए आते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर बस अपनी मौत को देखने के लिए आए हो। लेकिन जे उस गुंडे को अपने सामने से ऐसे हटा देता है जिससे कि वो कोई कचरा हो। ये देखने के बाद तो वो सुअर हैरान होते हुए कहने लगता है तुम कौन हो। और तभी टिनटिन कहने लगते हैं बड़े भाई आप यहाँ आ गए। और उसके बाद जे उस सुअर से कहने लगता है मेरी बहन को हाथ लगाने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेता तो अच्छा होता। और तुमने यहाँ जो भी कुछ कहा मैंने वो सब सुन लिया। और ये सुनने के बाद वो सुअर अपना खंजर निकालते हुए कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। और ये सुनने के बाद जे जल्दी से जाके उसके ऊपर एक पंच मार देता है जिसकी वजह से उस सुअर का चाकू भी दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जे उसका गर्दन पकड़ते हुए कहने लगता है साले सुअर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया। और उस सुअर के मरने से हालत हो जाता है। और ये देखने के बाद टिनटिन कहने लगता है भाई इसे छोड़ दो नहीं तो ये मर जाएगा। और ये सुनने के बाद जे काफी गुस्से में उस सुअर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहने लगता है मेरा जी तो करता है ऐसे गला घोट के मार दूं। और ये सोचने के बाद उस गुंडे को जमीन पर पटक देता है और गुस्से में उस गुंडे से कहने लगता है यहाँ से निकल जाओ, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, अगली बार नजर आया तो तुझे उसी वक्त मार दूंगा। और तभी उस गुंडे का चमचा उस गुंडे को उठाते हुए कहने लगता है ब्रदर वांग जल्दी से चलो यहाँ से। लेकिन वो गुंडा हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो कह रहा होता है ये साला बच्चा खुद को समझता क्या है। और उसके बाद वहाँ से धूम दबा के भागते हुए जे को धमकी देने लगता है अगले बार देख लूंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जे उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथों की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है क्या ये पावर मेरे इमोशन एनर्जी है। और तभी उसका बहन उससे कहने लगता है ये तो बहुत अच्छा हुआ बड़े भैया आप वापस आ गए, लेकिन आप कुछ अलग लग रही हैं। ये सुनने के बाद जे अपनी बहन की तरफ जाते हुए कहने लगता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी उसका आंटी यानी उसके लिए फिक्र करते हुए कहने लगता है जे तुम्हारे हाथों को ये क्या हुआ। और जे अपने मैकेनिकल आर्म को दिखाते हुए कहने लगता है आंटी टिनटिन अब से हम लोगों को कोई भी धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनने के बाद उसका बहन कहने लगता है बड़े भैया आप बहुत कूल लग रही हो। और उसके बाद जे कहने लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिलेगा। ये सुनने के बाद उसका आंटी वहाँ से जाते हुए कहने लगता है तुम आराम करो मैं बना के लेके आता हूँ। और नेक्स्ट में हम रात का सीन देखते हैं जे अभी आराम से सोते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है इतनी कम टाइम में इतना सब कुछ हो गया और मेरा बॉडी भी बदल गया। लेकिन तभी उसका आंखें लाल हो जाता है और उसकी दिल में भी दर्द होने लगता है और वह घबराते हुए कहने लगता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है। और उसके बाद वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। चाबर पहले एकदम साफ पानी था, अभी वो खून की तरह लाल हो चुका होता है। ये देखने के बच्चे हैरान होते हुए अपनी मन ही मन में कहने लगता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उसके बाद वो खून उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। और ये देखने के बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद हम उसे पैर को देखते हैं और उसे एनर्जी बॉल को। और ये देखने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है ये तो वही डीमन ट्री है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी से कुछ चीज को शक कर रहा हो। और उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे ब्लैक एनर्जी और व्हाइट एनर्जी निकलने लगता है और इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पसीना आने लगता है। और उसके बाद वह दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकल के चला जाता है। और उसके बाद हम उस पैर को देखते हैं, वो कह रहा होता है हार्ट ड्रिलम 3 स्टेज। और उसके बाद जे अपने मन ही मन में कहने लगता है क्योंकि गिरा हुआ डीमन सिटी स्पेशल एनर्जी में बदल गया है, इसलिए डिमोनिक एनर्जी केवल डीमन एक रिलम में ही मौजूद है। मैंने स्पेशल एनर्जी से भरी हुई जगह के बारे में उम्मीद नहीं की थी। डीमन स्पिरिट एक्चुअली में स्पिरिचुअल रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी को डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। और उसके बाद वो अपने मैकेनिकल हार्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है अगर कोई डिमोनिक कॉन्ट्रैक्टर कल्टीवेट करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे डीमन एनर्जी पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शर्त है, लार्ज अमाउंट में आपका इमोशनल एनर्जी कंज्यूम होता है। और युआन ने एक
बार कहा था इंसानों की नेगेटिव इमोशन को डीमंस की ओरिजिनल साइन माना जाता है, और एक बार जब डीमन स्पिरिट्स को एनर्जी देने वाले इमोशनल एनर्जी खत्म हो जाता है तो वो डीमन कॉन्ट्रैक्टर डीमन ओरिजिन सिन से इफेक्ट हो जाता है। इसलिए टाइम पर इमोशनल एनर्जी को चुकाना होगा और फ्रेश इमोशनल एनर्जी को हासिल करना होगा, नहीं तो मेरे इच्छा शक्ति को डीमनिक स्पेस निकल जाएगा और उसके बाद मैं एक डीमन में बदल जाऊंगा। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ये मार्केट से कुछ सामान खरीद के ले जा रहा होता है और तभी वो डॉक्टर यिन को टेक्स्ट कर देता है, मेरा एक सवाल है, अगर डीमन स्पिरिट मुझसे पेमेंट मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर डॉक्टर यिन जवाब में लिखता है, बेहतर होगा कि तुम इसे अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग तो हर 3 दिन में वो वाले वीडियोस देखते हैं और कुछ लोग तो अपनी नाखूनों को उखाड़ने वाले अजीब काम करते हैं। ऐसा माना गया है ये सब कुछ उनकी पर्सनल ग्रोथ की एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। ये सुनने के बाद ये सोचने लगता है, डैमेज जो मैंने इमोशनल एनर्जी स्टोर किया था वो सारी तो उन डीमन स्पिरिट्स ने खत्म कर दिया। मुझे उन्हें इमोशनल एनर्जी खिलाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मैं कुछ भी अजीब नहीं करना चाहता। और तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। ये देखने के बाद जे उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी उसके मन में एक थॉट आता है, छोटी स्कर्ट और लंबी टांगे, क्या मैं उसकी स्कर्ट को उठाकर उसके अंडरवेयर को उतारकर उसे स्मेल करूँ क्या? और तभी उसे रियलाइज होता है और वो कहने लगता है, ये मुझे क्या हो रहा था, मैं क्या सोच रहा था? और तभी वो लड़की उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जल्दी में था, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। और ये सुनने के बाद जे के ऊपर उसकी एनर्जी हावी होने लगता है और वो कहने लगता है, क्या तुमने इतनी हैंडसम बंदे को नोटिस नहीं किया? अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? जल्दी बताओ तुम्हारा मेजरमेंट कितना है, कौन से कलर की चट्टी पहनी है, जल्दी से उतार के मुझे दे दो, मैं देखना चाहता हूँ। यार गाइस, ये कहते समय मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। और ये सुनने के बाद वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर ये बंदा मुझसे पूछ क्या रहा है? क्या वो चाहता है कि मैं इसका पेमेंट अपनी बॉडी से करूं? और उसके बाद वो उठते हुए अपनी स्कर्ट से धूल पोंछते हुए कहने लगता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम चाहो तो हम कॉर्नर में जाकर तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये लड़की भी 1 नंबर की चालू निकली। और ये सुनने के बाद ये होश में आते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, अचानक से मैं इतना एक्साइटेड कैसे हो गया और मैं कब से इतना थरकी होने लगा? और तभी उसे रियलाइज होता है और वो अपने सर पकड़ते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या यही वो चीज है तो डीमन स्पिरिट को मुझसे चाहिए? और उसके बाद वो वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, बहन जी मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, वो मैं नहीं था, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी वो लड़की उसे इस तरह से भागते हुए देखने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम क्यों भाग रहे हो? भागना तो मुझे चाहिए। लेकिन जी इतनी तेजी से भाग के जाता है कि उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और उसके बाद वो लड़की अपना फोन निकाल लेता है और उसकी फोन के लाइन में कोई होता है जो उससे कह रहा होता है, चिंडी वहाँ क्या चल रहा है? क्या उस पर्सन का ऑरा कंफर्म हो गया? क्या वो एक नया डीमन कॉन्ट्रैक्टर है? और वो लड़की कहने लगता है, वो तो यहाँ से भाग गया। और हम देखते हैं वो लड़की भी एक डीमन कॉन्ट्रैक्टर है। और उसके बाद वो कहने लगता है, हाँ ये कंफर्म हो गया कि वो एक टेरोट है, लगता है हमारा तलाश खत्म हो गया है। उस पर्सन का एबिलिटीज को टेस्ट करने का मौका ढूंढो, लेकिन उसे भागने मत देना, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और उधर से कोई जवाब देते हुए कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे हाथों से वो बच के नहीं जाएगा। और इस तरह हम जे को देखते हैं जो रास्ते से चलते हुए अपने पैसों को गिनते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये सब कुछ मेरी इमोशनल एनर्जी की वजह से हुआ है। आज मैंने पार्ट टाइम जॉब में कुछ ही पैसा कमाया है। और तभी एक लड़की तेजी से आके उसकी बाहों में गिर जाता है। ये देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहने लगता है, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बहन तुम खुद को अब मेरी बाहों में क्यों फेंक रहे हो? ये सुनने के बाद वो लड़की प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम इतनी लेट से क्यों आए हो? तुम्हारे ड्राइविंग सर्विस खराब होती जा रहा है। ये सुनने के बाद ये उससे कहने लगता है, सिस्टर तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़की उसे पैसा देते हुए कहने लगता है, अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा? चलो जल्दी से मुझे अपने घर छोड़ दो। और जी उन पैसों को देखने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर इसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं ड्राइविंग का काम कर सकता हूँ। और उसके बाद वो सीधे जाके उस कार का दरवाजा खोलते हुए कहने लगता है, मैडम ये आपका ड्राइवर आपके सर्विस के लिए हाजिर है। और उसके बाद रास्ते में जे पूछ रहा होता है, बहन क्या आपका घर कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है? अब इतनी दूर ड्रिंक करने के लिए उस बार में जाते हैं, ये तो काफी ज्यादा दूर हो गया ना, क्या आसपास कोई बार नहीं है? और तभी वो लड़की कहने लगता है, यहाँ पर कितनी गर्मी है ना लिटिल ब्रदर, मैं तो गर्मी की वजह से फटने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद जे उससे कहने लगता है, मिस प्लीज अपना सीट बेल्ट लगा लो। और उसके बाद वो लड़की लिटिल ब्रदर कहते कहते उसके टांगों पर अपना हाथ रख देता है। ये देखने के बाद उसके हाथ को पकड़ के रोक लेता है। और ये देखने के बाद वो लड़की कहने लगता है, लिटिल ब्रदर क्या तुम हमेशा ऐसे ही अनजान रहते हो? इस सुनने के बाद जे उससे कहने लगता है, सिस्टर क्या आप श्योर है कि आपका घर इसी तरफ है? मुझे तो नहीं लगता इस तरफ कोई रहता भी होगा। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगता है, यहीं पर गाड़ी रोक दो। ये सुनने के बाद जे कहने लगता है, गाड़ी रोक दो यहाँ पर? और उसके बाद वो लड़की उड़ जाता है। और ये देखने के बाद जे थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हाँ इतना बड़ा सामान देखने के बाद हैरान होना तो बनता है। और उसके
बाद वो लड़की जे के करीब आते हुए कहने लगता है, छोटे भाई यहाँ पर कोई नहीं है, तुम और बस मैं हूँ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो शुरू करते हैं ना। ये सुनने के बाद जे हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या शुरू करूँ, मैं यहाँ पर पैसे के लिए आया हूँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ बहन। और इसके बाद वो लड़की जे के फेस में अपना हाथ पिराते हुए कहने लगता है, सारा जमाना हसीनों का दीवाना और तू मुझे ही इनकार कर रहा है, इतनी खूबसूरत हसीना तुम्हारे सामने है और फिर भी तुम्हें पैसे की परी है। और ये कहने के बाद जे के करीब जाने लगता है और ये देखने के बाद जे उसे धक्का देते हुए कहने लगता है, मैं जिसे जानता नहीं मैं उसे अपना बेला किस चुराने नहीं दूंगा। लेकिन उसने इसमें ज्यादा ही पावर लगा दिया होता है जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ा जोर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद वो कहने लगता है, उप्स मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, मुझे माफ कर देना बहन। लेकिन वो बहन माफ करने वालों में से नहीं था, वो तो अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लेता है। और ये देखने के बाद तो जे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, आखिर ये चीज क्या है। और उसके बाद वो लड़की उसके ऊपर चढ़ते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। और जी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि कितना डिस्गस्टिंग है। और हम बाहर उस कार के ऊपर की तरफ एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये मेरे सामने आ ही गया। और उसके बाद वो लड़की काफी तेजी से उस कार की तरफ बढ़ने लगता है और उसने अपने पावर से एक तलवार भी बना लिया होता है। और उसके बाद वो काफी तेजी से उस कार के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद उसके तलवार उस कार के अंदर घुस के उस लड़की की फेस की टेंटिकल्स को तुरंत काट देता है। और ये होता ही वो लड़की तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उस कार के अंदर बस जाता है अपना MC जे। वो ये देखने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वो कार 2 टुकड़ों में कट के ब्लास्ट हो गया होता है। और हम जे को देखते हैं वो एन वक्त से वहाँ से निकल के बच गया होता है। और तभी उसकी पीछे से वो लड़की जिसने उस कार के ऊपर अटैक किया था और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस तरह हम उस डेमन लड़की को देखते हैं जो उनके सामने आते हुए कहने लगता है, ये फिर से डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। और इस तरह वो लड़की यूँ कहने लगता है, चैन हुआ आज रात तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद वो डीमन लड़की कहने लगता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और इस तरह जे कहने लगता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मैं तो बस एक पार्ट टाइमर हूँ, मैं इतनी बड़ी सीन को हैंडल नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद यू जे से कहने लगता है, चिल्लाओ मत, जाके कहीं पर छुप जाओ। और उसके पीछे वाला एक बंदा कहने लगता है, जल्दी से इन्हें पकड़ो, हमें इन्हें डिपार्टमेंट ले जाना है। और इस तरह वो डीमन लड़के हंसने लगता है और उसके बाद उन डीमन हंटर्स के ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन वो सभी डीमन हंटर्स उस अटैक को डॉज करके बच जाते हैं। और जी ये देख के हैरान हो ही रहा होता है, तभी उनसे कोई कहने लगता है, तुम लोगों में कुछ बात तो है। और उसके बाद हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसने वो अटैक किया होता है और वो कह रहा होता है, जब तुम लोगों का डायरेक्टर को पता चलेगा कि उसका तीसरा टीम नहीं रहा तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर जिंदा खाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद ये उसका नाम लेता है ली ज़ेंग। और उसके बाद वो ली ज़ेंग नाम का बंदा कहने लगता है, वैसे आज मैं यहाँ पर इस बच्चे के लिए आया था, इसलिए तुम लोग अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरा मूड बदल गया तो मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा। ये सुनने के बाद यू उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम लोग इसके लिए आए हो। ये सुनने के बाद तो जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या मुझे। और उसके बाद ली ज़ेंग जे से कहने लगता है, बच्चे मेरे साथ आओ, डीमन क्लो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, तुम जो भी चाहते हो वो डीमन क्लो तुम्हें दे सकता है। और उसकी इन बातों को सुनने के बाद जे थोड़ा हैरान होता है और तभी पीछे से यू कहने लगता है, उसके बातों पर विश्वास मत करना, तुमने एक बार डीमन क्लो को ज्वाइन कर लिया तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते। और तभी जे अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है, मैं पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ली ज़ेंग जे से कहता है, बच्चे तुमने सही चॉइस किया, इस दुनिया में डीमन क्लो के अलावा डीमन कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई भी जगह नहीं है। ये डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट हमेशा हमारा चूहों की तरह पीछा करता रहता है। और ये सुनने के बाद यू जैसे कहने लगता है, हालांकि इस दुनिया में डीमन कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जब तक तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ली ज़ेंग यू पर बरकते हुए कहने लगता है, कैप्टन यू बस तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग कभी भी रियलिटी को नहीं बदल सकते। और उसके बाद जे ली ज़ेंग से पूछने लगता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी डीमन क्लो ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोबेशन पीरियड है, क्या आप लोग ओवर टाइम के लिए पैसा देते हैं और क्या मुझे कोई सोशल इंश्योरेंस मिलेगा। ये सुनने के बाद तो ली ज़ेंग हैरानी से कहने लगता है, क्या कहा। और इस तरह यू और उसके साथियों की तरफ देखते हैं। जेकी इन बातों को सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो लोग भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। और इस तरह वो डीमन लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए जैसे कहने लगता है, बच्चे क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है हम किसी तरह का लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुनने के बच्चे उससे कहने लगता है, अगर ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वो डीमन लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बकवास करने की। और तभी ली ज़ेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, उसके साथ बकवास करना बंद करो, जाके उसे पकड़ो, मैं इन डीमन डिफेंस डिपार्टमेंट वालों को संभाल के आता हूँ। और ये कहने के बाद काफी तेजी से जाके यू के ऊपर अटैक कर देता है और यू भी उसके अटैक को डिफेंड करते हुए अपने साथियों से कहने लगता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग जाके उस चैन हुआ को संभालो। और उसके साथी जोश में आते हुए कहने लगता है, हम समझ गए।
और काफी तेजी से जाकर उस डीमन लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो लोग कह रहे होते हैं हम 3 तुम अकेले सिलेंडर कर दो। ये सुनने के बाद वो डीमन लड़की अपना 2 बन निकलते हुए खेलने लगता है। अच्छा 1 के खिलाफ 3, जरा दोबारा ध्यान से देखना। और ये कहने के बाद अपना दोनों बंद को जमीन पर फेंक देता है और उन दोनों बंद को चीरते हुए 2 मॉन्स्टर बाहर आते हैं। और उसके बाद वो डीमन लड़की कहने लगता है जाके उन सब का खाल उठा के रख दो। ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इससे लीजिंग और यू का तगड़ा मुकाबला हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और उसके बाद लीजिंग यू से कहने लगता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। और ये सुनने के बाद यू उसे जवाब देते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बेले ही जश्न मना रहे हो। और ये कहने के बाद अपना एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और लीजिंग का तलवार उस अटैक से टकराता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से लीजिंग दूर फेंक जाता है। और उसके बाद लीजिंग हंसते हुए कहने लगता है ये काफी नहीं था। और इस तरह हम जे को देखते हैं, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है आखिर ये मैं कहाँ फंस गया। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं ड्राइविंग का जॉब लेता ही नहीं। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने में बिजी हैं। मैं इसका फायदा उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने वो डीमन लड़की आ जाता है और कहने लगता है छोटे भाई क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो। ये सुनने के बच्चे घबराते हुए उससे कहने लगता है नहीं बहन तुम गलत समझ रही हो, तुम लोग बिजी थे ना इसीलिए मैंने सोचा मैं वहाँ पर बैठ कर तुम सबको देखूंगा। ये सुनने के बाद वो डीमन लड़की अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हें ठेस करके ही रहूंगा। और जे उस अटैक की वजह से दूर पटकते हुए कहने लगता है मिस मुझे छोड़ दो, मुझे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद लड़की उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है अब मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। और इस तरह यू उसे देख लेता है और अपने साथियों से कहने लगता है ए तुम लोग जाके उसकी मदद करो। और जवाब में उसके साथी कहने लगता है हम यहाँ पर बिजी है, हम नहीं जा सकते। और ये सुनने के बाद यू अपनी लड़ाई को छोड़ के जे को बचाने के लिए तेजी से जाने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। वो डीमन लड़की जे को पूरी तरह से निकलने वाला होता है। तभी जे की आंखों से आग निकलने लगता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद यू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपने सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है। और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है आखिर ये क्या है। और इस तरह हम उस डीमन लड़की को देखते हैं, वो जलते हुए चिल्ला रहा होता है। और ये देखने के बाद जो अपने मन ही मन में कहने लगता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ डिवाइन फेवर ही डीमंस को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इस लड़की ने ये कैसे किया। हम देखते हैं जे अपना होश खो चुका होता है। और तभी हम लीजिंग को देखते हैं जो काफी देर से उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और उसके पीछे की तरफ वो डीमन लड़की कह रहा होता है इसने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, मैं इसका खाल उतार दूंगा। और उसके बाद यू अपने साथियों से कहने लगता है इधर उधर भटकना बंद करो, इस लड़की को लेके यहाँ से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करना, तब तक मैं इन्हें रोक के रखता हूँ। और ये कहने के बाद वो प्रार्थना करते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और उसके चारों तरफ बहुत सारे खून आ जाता है और उसकी पीछे की तरफ एक मून भी बन जाता है। और इस पावर को एक्टिवेट करने की वजह से उसके रूप भी बदल जाता है। और उसके बाद वो अपना एक ब्लड स्पेयर बना के लीजिंग के पेट में घुसा देता है। लेकिन लीजिंग उस ब्लड स्पेयर को पकड़ लेता है और उसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है जैसे कि डिवाइन फेवर से एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और उसके बाद वो भी अपना फॉर्म बदल लेता है जिसकी वजह से यू भी दूर भटक जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है यू हाई तुम जे को प्रोटेक्ट करो, मैं इसे रोक के रखता हूँ। और इस तरह लीजिंग यू की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहने लगता है अपनी मौत का सामना करो। और उसके बाद लीजिंग यू की ब्लड पावर को मैनिपुलेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को खाने के बाद यू पीछे की तरफ भटक जाता है। और उसके बाद लीजिंग चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो जो मेरे सामने ऐसे बिना डरे हुए खड़े हो। और ये सुनने के बाद यू कहने लगता है थोड़ी देर तक और इंतजार करो, हमारा रीइंफोर्समेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है। लेकिन तभी लीजिंग तेजी से जाकर यू के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। और उसके बाद वो यू से कहने लगता है रीइंफोर्समेंट आने से पहले ही तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। और यू का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है, इसकी वजह से वो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद लीजिंग कहने लगता है डिवाइन स्टेट तो एक ही हिट में शतर हो गया। और उसके साथ ही ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा रीइंफोर्समेंट अब तक नहीं आया है। और तभी जे के अंदर से बहुत सारा फायर निकलने लगता है। ये देखने के बाद एक बंदा हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद हम जे को देखते हैं, वो काफी तकलीफ में होता है। और उसके बाद हम उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं उस डिमोनिक ट्री ने उसे अपने चेहरों से जकड़ लिया होता है। और वो पैर उससे कह रहा होता है अभी भी तुम इतनी स्ट्रगल कर रही हो, खुद को डीमन की व्हील के सामने समेट कर दो। इस सुनने के बच्चे कहने लगता है मैं नहीं करूंगा। और ये कहते समय उसके अंदर से बहुत तेज फायर निकल रहा होता है। और इस तरह हम बाहर की तरफ देखते हैं, लीजिंग वहाँ पर आते हुए कह रहा होता है ये मामूल से चूहे खुद को बड़ा टॉप समझ रहे हैं। और ये कहने के बाद एक ही अटैक में यू के सारे साथियों को डेयर कर देता है। और अभी यू भी होश में आ गया होता है और वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद लीजिंग सीधा जाके जे के गले को पकड़ के उठा लेता है। और तभी पीछे से वो डीमन लड़की आते हुए कहने लगता है अगर हम उसे जिंदा नहीं ले जा सकते तो हम उसकी डेड बॉडी को तो ले जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद लीजिंग जवाब देते हुए कहने लगता है अगर ऐसे इतनी आसानी से मारा जा सकता है तो क्या ये सही में वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता भी नहीं ये कोई डीमन कॉन्ट्रैक्टर है। चलो बच्चे आप अपना स्किल दिखा भी दो। लेकिन तभी वो जे को देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद एक धमाके के साथ वो दूर फेंक जाता है। लीजिंग और वो डीमन लड़की खुद को संभालते हुए आगे की तरफ देखने लगता है। और इस तरह यू भी हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है। और इस तरह लीजिंग हैरानी से कह रहा
होता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद हम उसके सामने देखते हैं, उन दो से बाहर निकलते हुए हम जे को देखते हैं। वो अभी एकदम से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसके बाद वो उनसे कहने लगता है, तेरी अभी इतनी औकात नहीं जो तू मुझे मार सके। और उसके बाद वो अपने फ्लेम स्वॉर्ड से एक स्लैश लगा देता है। उस स्लैश अटैक से बचने के लिए ली जिंग और वो डीमन लड़की पीछे की तरफ चला जाता है और वो हैरानी से अपने मन ही मन में कह रहा होता है ये कितना पावरफुल है। और उसके बाद जे उड़ते हुए उनके पास आने लगता है और कहता है, मेरे सामने लापरवाही दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की। और ये देखने के बाद ली जिंग अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी ताकतवर डिमोनिक पावर और ये इसका ओरा। और इस तरह यू कहने लगता है, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, इसने एक ही झटके में ली जिंग को पीछे पटक दिया। और जे अपने हाथ को आगे करते हुए एक अटैक को तैयार कर लेता है। ये देखने के बाद ली जिंग और डिमोनिक लड़की उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और तभी ली जिंग को एहसास हो जाता है ये किसकी पावर है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये पावर तो डीमन किंग की है। और वो लड़की पीछे की तरफ फटकते हुए कहने लगता है, ये वही टेरोट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और इस तरह उस पावर की प्रेशर की वजह से यू और उसके साथी देख भी नहीं भरे होते हैं आगे की तरफ। और यू ये सुनने के बाद कहने लगता है, क्या उसने कहा जे एक टेरोट है। और लेजिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जे की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद जे अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहने लगता है, यहाँ पर बस तुम्हें अपनी मौत मिलेगी। और उसके बाद लावा से बना हुआ एक ब्रंच ली जिंग के पेट में घुस जाता है और उस डीमन लड़की के पेट में भी वो लावा ब्रंच घुस चुका होता है। और उसके बाद वो दोनों दर्द में कराने लगते हैं। और उसके बाद ली जिंग दर्द में कराते हुए कहने लगता है, कोस्ट किंग का मिशन पूरा हो चुका है, अब जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल चुका है। और वो डीमन लड़की दर्द में चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। अब हम देखते हैं वो लोग जल के कंकाल बन चुके हैं। और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनका नामो निशान मिट जाता है। और उसके बाद जे उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम सारे चीखे डीमन ट्री के सेक्रीफाइस हो। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और यू और उसके सारे साथी भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देखने के बाद यू कहने लगता है, आखिर ये लड़का अचानक से ऐसा बदल कैसे गया। और उसके बाद वो लोग देखते हैं जे वहीं पर बेहोश होकर गिर चुका है। और ये देखने के बाद जल्दी से वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी टीम के एक बंदा उससे कहने लगता है, कैप्टन आखिर उसे हुआ क्या है। और यू उसे जवाब देते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है डिमोनाइजेशन का असर खत्म हो गया है, हमें जल्दी से उसे चेक करना होगा। और उसके बाद वो लोग जे को उठाने लगते हैं और ये उसकी नब्ज को चेक करते हुए कहने लगता है, ये अभी भी जिंदा है। और तभी एक बंदा उससे कहने लगता है, ये तो बहुत खतरनाक है, हम इसे हैंडल कैसे करेंगे। इस पर यू हैरान होते हुए जवाब देने लगता है, टेरोट को शामिल करना कोई छोटी बात नहीं है, चलो इसे बेले डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। और ये कहने के बाद यू जे को उठाने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा कहने लगता है, कैप्टन इसे मैं उठाता हूँ ना। इस पर यू जवाब देते हुए कहने लगता है, तुम लोग बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो, इसलिए इसे मुझे हैंडल करने दो, इन तुम यूनहो का ख्याल रखो। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है, ठीक है तो मैं डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करता हूँ और उनसे पूछूंगा री-इन्फोर्समेंट कहाँ है। ये सुनने के बाद बेला वाला बंदा कहने लगता है, अब तो हमें इसकी आदत से हो गई है, हमेशा वो लोग लड़ाई खत्म होने के बाद पहुँचते हैं। तभी यू का रंग बदल जाता है और उसका गाल लाल हो जाता है क्योंकि जे ने उसकी चंगू मंगू पर अपना हाथ रख दिया होता है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए जे को जमीन पर पटक देता है और जी ये सब करने के बाद उसे काफी मजा आ गया होता है और यू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो काफी गुस्से में जे की तरफ घुर के देख रहा होता है। ये देख के तो जे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है, अगर मैं ये कहूँ कि वो मैंने जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। और यू गुस्सा होते हुए कहने लगता है, साला थरकी। और वो अपने मनी मन में सोच रहा होता है, ये बंदा तो पहले ही रिकवर हो चुका है, ऐसा लगता है उसने जिस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कोई मामूली नहीं है। और जे उससे कहने लगता है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आज तेरा डिनर के लिए मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। और एक के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। ये देखने के बाद ड्यूक उससे कहने लगता है, रुको, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बेटर होगा कि तुम हमारे साथ डिपार्टमेंट में चलो। ये सुनने के बाद जे उससे कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डीमन क्लो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होने वाला और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। लेकिन तभी उसके सामने यू की टीम मेंबर्स आ जाते हैं। ये देखने के बाद तो जे काफी ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से यू उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद कहने लगता है, तुम फॉरवर्ड, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ डिस्कसिंग कर रहे थे। और जे उन लोगों से कहने लगता है, मैं तुम सब के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूंगा। और उसके बाद जे की मार खाने की आवाजें सुनाई देने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोला कार से डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं और जे कह रहा होता है, आखिरकार ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रही हैं, लगता है आज मैं डिनर के लिए घर नहीं जा पाऊंगा। तो हेलो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसका अगला एपिसोड चाहिए तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।